हेलो 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 एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय सेल्फ सी विकुल गुप्ता। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं। एक डिस्क्लेमर मैं हमेशा देता हूं और आपको भी दे रहा हूं। सर क्या मैं सिर्फ यही करके जाऊं? कभी भी नहीं। क्या सर सिर्फ मैं एबीसी कैटेगरी में ए और बी कैटेगरी करके जाऊं? कभी भी नहीं। देखो आपके पास टाइम है। अगर आप वीडियो देख रहे हो ना और आपके पास आप जॉब नहीं कर रहे तो आपके पास टाइम है। ट्राई करो, ट्राई करो। 90 टू 95% पोर्शन आप कवर करके जाओ। क्यों रिस्क लेना? अगर आपको श्योरिटी से पास होना है ना तो रिस्क मत लो। ये एबीसी एनालिसिस उनके काम आता है जिनके पास टाइम की कमी है, जिनके पास टाइम की कमी है। और ये लास्ट 1.5 डेज में आप इसको यूज करोगे तो आपके लिए बेनिफिट करेगा। बट अभी से आप ए कैटेगरी कर रहे हो, बी और सी छोड़ के जा रहे हो, या ए और बी कर रहे हो, सी छोड़ के जा रहे हो, इट मींस रिस्क तो ले रहे हो। आई से ऐसा नहीं है कि यहीं से पूछेगा ए और बी कैटेगरी से, नहीं। वो एमसीक्यू तो सी कैटेगरी से बना सकते हैं ना। इसलिए मैं प्लीज कह रहा हूं, अगर आपके पास टाइम है 90 टू 95% पोर्शन करके जाओ। इसको प्रायोरिटी दो, इसको प्रायोरिटी दो। बट इसमें से पूरा इसके ऊपर रिलाई करके मत जाना, ना मेरा ना किसी और फैकल्टी का एबीसी एनालिसिस। अभी उनको रिलाई करना चाहिए जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, 15 डेज या 20 डेज बचे हैं तो वो रिलाई करो। तो उसके अलावा आप प्रॉपर रिलाई करके मत चलना, सिर्फ यही करके मत चलना। अब सर सबसे पहले बात आती है एबीसी एनालिसिस एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। इंपॉर्टेंस मैं आपको एक बार बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंस क्या है सर? लास्ट टाइम मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर एसक्यूसी 1 में लीडरशिप डाला था, वो रिपीट हुआ। इसके अलावा कारो 2020 में मैंने यहां पे क्लोज 9 लिखा हुआ था, वो रिपीट हुआ। प्रोफेशनल एथिक्स में क्लोज 10 लिखा हुआ था, वो रिपीट हुआ। डिजिटल ऑडिट में आरपीए लिखा हुआ था, वो रिपीट हुआ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, तो एमसीक्यू तो छोड़ो। इसके बाद हमने एसडीजी एसडी के अंदर लिखा हुआ था इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, वो रिपीट हुआ। पीएसयू ऑडिट का चलो नहीं आया था, हाँ। और बाकी ये तो हमने लिखे हुए थे, वो तो मतलब उस पर्टिकुलर एसए से आया ही था। बस आप खुद देखो, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आउट ऑफ 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट तो है ये, इनको प्रायोरिटी तो देनी है, बट सिर्फ ये करना है ऐसा कभी नहीं है। मैं बार बार इसलिए आपको बोल रहा हूं कि आप रिलाई करके जाओ, बाद में आपके मार्क्स ना आए फिर आप मुझे बोलो। ऐसा मैं भी नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि आप इसकी वजह से फेल हो जाओ। इसको प्रायोरिटी जरूर देना। डिस्क्लेमर मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि आपको सारे टॉपिक को गो थ्रू करना है, क्योंकि एमसीक्यू कहीं से भी आ सकता है, उसके लिए आपको सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। अब आते हैं May 26 का सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इसको डिस्कस करते हैं। और वीडियो से जो आपको अभी मैं बताने वाला हूं, पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहां मिलेगी सर? मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वो ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएगी। बट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग की जब मैं बात कर रहा हूं एसक्यूसी 1 और एसए 220 के, तो यहां पे हम एक तो हमारा प्रोसीजर होता है कि जब हम एक्सेप्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं किसी क्लाइंट के एंगेजमेंट को, उस टाइम हम देखते थे कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस किसकी, फर्म की पॉलिसी एंड प्रोसीजर, एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज कॉम्पिटेंस। इसके अलावा हम विड्रॉल के रिगार्डिंग पॉलिसी एंड प्रोसीजर भी देखा था। रिव्यू कंसल्टेशन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो हम एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के अंदर पढ़ते थे, हमारा एलिमेंट था एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, उसके अंदर है। फिर एक आता है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट क्या क्या करना है वो नहीं है, ध्यान रखना। ये हमारा मिसलिनियस टॉपिक के अंदर आता है। ये 2 बार आपके आरटीपी एमटीपी में पूछा गया है। जैन 26 के आरटीपी एमटीपी में भी और May 24 या May 25 के आरटीपी एमटीपी में भी पूछा गया था, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, करके जाना। मिसलिनियस टॉपिक है, आपके आईसीएसएम के अंदर प्रॉपर नहीं मिलेगा, बस ये हमारे ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट का, बट आरटीपी एमटीपी में पूछा गया। 250 के आने के चांसेस हैं, इसको पूरा करके चलना। और ध्यान रहे इसके साथ साथ आप लिंक करते हो ना इसको अदर एसए के साथ, जो मैं आपको कराता हूं, जो मैं आपको क्लास के अंदर कराता हूं, अदर एसए के साथ लिंक, जैसे गोइंग कंसर्न के साथ लिंक करना। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखना। ऐसे 260 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो आप एडिशनल कम्युनिकेशन करते हो इंडिपेंडेंस की, किसके साथ? टीसीडब्ल्यूजी के साथ। उसके रिगार्डिंग रिपोर्टिंग का आपसे पूछ सकते हैं, उसके चारों पॉइंट आपको याद होने चाहिए, 3 या 4 जो भी हैं वो आपको याद होना चाहिए। 299 पूरा पूरा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो ये 2-3 ऐसे जिसको छोड़ के मत जाना, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे 320 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर जो फैक्टर अफेक्टिंग बेंचमार्क है, फैक्टर जहां जहां से अफेक्ट कर सकते हैं आपके बेंचमार्क, आपका क्या होना चाहिए? आपको डेट लेना चाहिए, डेट बेस्ड है तो उस केस के अंदर आपको क्या लेना चाहिए? एसेट्स बैक करनी चाहिए, पीबीटी लेना चाहिए, रेवेन्यू लेना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट लेना चाहिए। इन सारी चीजों के रिगार्डिंग जो आप बेंचमार्क के फैक्टर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग, और इसके रिगार्डिंग आपसे एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आप बेंचमार्क बताओ, इस कंपनी के रिस्पेक्ट में आप क्या बेंचमार्क लोगे, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको 4-5 पॉइंट लिखवाए,
4-5 पॉइंट लिखवाएं क्लास के अंदर। अगर डेट बेस्ड कंपनी तो उसका बेंचमार्क क्या होगा, अगर यहाँ पे आपकी स्टार्टअप कंपनी तो क्या होगा बेंचमार्क, अगर प्रॉफिट वोलेटाइल है तो क्या होगा बेंचमार्क। तो वो सारी चीज मैंने आपको लिखवाई थी, आप उसके रिगार्डिंग ध्यान रख के चलना। इसके अलावा रिवीजन ऑफ मेटेरियलिटी के रिगार्डिंग मैंने आपको बोला था, परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी को कब रिवाइज करते हैं और कब आप नॉर्मल मेटेरियलिटी को रिवाइज करते हो, हमने सारी चीजें डिस्कस की थी। 501 में जो हमारे इन्वेंट्री प्रोसीजर है, इसके अंदर हमारे 4-5 केसेस है, सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। 510 में जो ऑडिट प्रोसीजर होता है ओपनिंग बैलेंसेस के रिगार्डिंग, हमारे 4-5 प्रोसीजर होते हैं। हम ऑब्टेन करते हैं कॉपीज और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको रिव्यू करते हैं, कंसिस्टेंटली आपके अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई हुई नहीं हुई, वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे 530 में जो रिजल्ट होता है सैंपलिंग का, जब आप रीजनेबल बेसिस ऑफ कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते सैंपल से, तो आप क्या करते हो, वहां पे टेलर करते हो अपने नीचे टाइमिंग एक्सटेंट और इंक्वायरी करने के लिए मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करते हो। ऐसे 560 भी आपका आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, देखो बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का भी आ सकता है, बट आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको ध्यान रखना। ऐसे 570 तो पूरा पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बना, आपके जो एडिशनल प्रोसीजर है, इंप्लीकेशन क्या होगा ऑडिट रिपोर्ट में, वो क्वेश्चन नहीं बना है 570 से, तो दूसरा आपका ओपिनियन का क्वेश्चन बन सकता है ऐसे 570 से लिंक करके। और मैंने आपको काफी अच्छे से बताया था ओपिनियन कैसे आपका डिफर कर सकता है, जो जहां पे हमने इंप्लीकेशन ऑन रिपोर्टिंग के अंदर देखा था। 580 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और इसका जो है ना हमारे जैन 26 में एक अच्छा क्वेश्चन आया है, हमारे आरटीपी या एमटीपी में था एक क्वेश्चन काफी अच्छा है ऐसे 580 का, वो जरूर करके जाना। 600 की जब मैं बात कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑडिटर और ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, ऐसे 600 पूरा पूरा कर लेना। 700 तो पूरी सीरीज इंपॉर्टेंट है, बट इसके अंदर ऐसे 710 भी अच्छे से करके जाना। 705 तो आपके पता है एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे 800 सीरीज में 800 और 805 के कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान से देखना है। 805 की जो अमेंडमेंट थी ना, जो 2 अटेम्प्ट पहले आई थी, वो अच्छे से करके जाना, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। कारों के अंदर मैंने आपको 3-4 क्लोजेस बताए, क्लोज 1, क्लोज 7, क्लोज 8, क्लोज 10, क्लोज 6 ने, इनकी आपको लैंग्वेज लर्न होनी चाहिए। बाकी सारे क्लोजेस भी होने चाहिए, बट इनकी लैंग्वेज आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स में इनको इंपॉर्टेंस जरूर देना, इनको तो छोड़ के जा ही नहीं सकते। क्लोज 4, 7, 11 पार्ट 1 शेड्यूल 1, क्लोज 2 पार्ट 3 शेड्यूल 1 और क्लोज 2 पार्ट 4 शेड्यूल 1। ये आप शेड्यूल 1 के इतने क्लोज। शेड्यूल 2 के जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे क्लोज 2, 4 और 10 पार्ट 1 शेड्यूल 2, क्लोज 1 पार्ट 2 शेड्यूल 2 और क्लोज 7 के मल्टीपल केसेस है ना, जो हमने एग्जांपल लिखे हुए बुक के अंदर, वो आप करके जाओगे। डिजिटल ऑडिट देखो, अगर आप छोड़ रहे हो, पूरा कर रहे हो पूरा करो। अगर आप डिजिटल ऑडिट छोड़ रहे हो तो एटलीस्ट ये 5 टॉपिक करके जाना, एटलीस्ट ये 5 टॉपिक करके जाना। लास्ट टाइम भी आरपीए मैंने बताया था और वहां से वो रिपीट हुआ था, तो प्लीज ये 5 टॉपिक को तो करके जाना और अच्छे से कर लेना अगर आप डिजिटल ऑडिट को छोड़ के जा रहे हो। ग्रुप ऑडिट के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग जरूर कर लेना। एसडीजी एंड ईएसजी के अंदर प्रिंसिपल 6 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर भी मुझे लगता है 3 के आने के चांसेस ज्यादा है। पीएसयू ऑडिट अगर आया तो उसके अंदर आपका कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट पूछ सकता है। रिपोर्ट क्या कैसे करते हैं, रिपोर्टिंग के लास्ट में हमने देखा था, आप वहां पे एक जनरल रिव्यू देते हो, उसके बाद सिलेक्टेड अंडरटेकिंग के रिगार्डिंग आपका वहां पे कॉम्प्रिहेंसिव अप्रेजल्स होता है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। टाइप ऑफ कमिटी के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है। ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक के अंदर ये 3 टॉपिक का ध्यान रखना। फिर हमारा एसआरएस, एसआरई और एसएई के रिगार्डिंग ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अभी इंपॉर्टेंट काफी चीजें बची हुई हैं, ध्यान से सुनो। जब मैं बैंक ऑडिट की बात कर रहा हूं, बैंक ऑडिट की बात कर रहा हूं, उसके अंदर काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर भी मैं ग्रुप पे बता दूंगा कि आपको और क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट करना चाहिए। मैंने यहां पे नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफी सारे टॉपिक है, ऐसे ही कैसे पूछ सकती है, बट जैसे ही मुझे लगता है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, वो मैं आपको ग्रुप पे बता दूंगा। सेकंड, एनबीएफसी के रिगार्डिंग भी मैं सेम करूंगा, एनबीएफसी के रिगार्डिंग मैं सेम करूंगा, और इनके रिगार्डिंग जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन चाहिए, ऑलरेडी मेरे YouTube पे अवेलेबल है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस पे काफी सारा कंटेंट आने वाला है। टॉप 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे आपके, एबीसी एनालिसिस आ रहा है, रिवीजन वीडियोस आएगी, सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिल जाएगी, A to Z रिसोर्सेज। अब बात आती है सर हमारा एबीसी कैटेगरी की, एबीसी एनालिसिस की, इसको स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले अगर आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में कमी है, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की थी, ऑडिट के अंदर हमेशा आपके 30 की लाइन में मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा, ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। सुपर एसए विद एथिक्स बैच और स्पेशल शास्त्र बैच काफी नॉमिनल अमाउंट में है, और 8 to 10 डेज के अंदर ये बैच कवर हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, आपके वहां पे क्वेश्चन कवरेज, मल्टीपल टाइम क्लास के अंदर रिवीजन, मेंटरशिप सेशन फ्री मिलेगा। इसके साथ आपको वो तो फ्री रहते
ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मेंटरशिप प्रोवाइड कराना, और इसके अंदर क्यूमुलेटिव रिवीजन, मल्टीपल क्वेश्चन, सारी चीजें हम क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो 10 डेज के अंदर आपको एक बूस्ट मिल जाएगा, एक बूस्ट मिल जाएगा, ऑडिट के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि ऑडिट में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होगी। उसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे, उसके साथ साथ आप डेली बेसिस पे मुझे 2 क्वेश्चन लिख के सेंड कर सकते हो, 2 क्वेश्चन लिख के सेंड कर सकते हो। मैं आपके 2 क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे इवैल्यूएट करूंगा, तो एक आपकी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ आप बैच लो काम खत्म, नहीं, टिल द एंड मैं आपके साथ रहूंगा और आपको क्या क्या कैसे कैसे करने चाहिए सारी गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, हमें क्योंकि May 26 के अंदर निकालना है। अगर आपको बैच चाहिए तो आप एनरोल कर सकते हो, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और आप ऑडिट 500 यूज करके इस बैच को एनरोल कर सकते हो, या फिर मैं इसको हटा दूं और डायरेक्ट आपको ये प्राइस अवेलेबल हो सकता है बैच का अपनी वेबसाइट पे, आप वहां से एनरोल कर सकते हो। अब आते हैं हमारे एबीसी एनालिसिस पे। जब हम एबीसी एनालिसिस की बात करें तो यहां पे आपके कुछ एसेज मैंने हटाए, कुछ एसेज चेंज करे। देखो एसक्यूसी1 एसे 220 250 260 290 320 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जहां से आपका 5 to 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का तो आएगा ही आएगा, 10 मार्क्स का तो आप ध्यान रखना, क्योंकि एक एसक्यूसी1 और एसे 220 का आएगा ही आएगा, और एक आपका 200 सीरीज से एक और क्वेश्चन बनता है, या फिर एसे 320 से बन जाएगा। SAE 3402 SAE 3400 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाना। SA 500 सीरीज के अंदर ये सारे एसेज आपके इंपॉर्टेंट है, 600 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो मैं अलग बता रहा हूं ना, अलग है आपके लिए इंटरनल ऑडिट, जरूर करके जाना, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में हमारा आया था रिस्क असेसमेंट चैप्टर से आया था, तो इस टाइम मेरे हिसाब से इंटरनल ऑडिट का आ सकता है। और लास्ट टाइम भी मैंने इंटरनल ऑडिट में मैंने जाते जाते बोला था कि एटलीस्ट ऑडिट ट्रेल करके जाओ, ऑडिट ट्रेल करके जाओ, और उसके अंदर से हमारे एक एमसीक्यू आ गया था 2 मार्क्स का, तो वो आपको बेनिफिट क्या होगा। तो इस बार भी मैं बोल रहा हूं इंटरनल ऑडिट करके जाना। इसके अलावा फोरेंसिक अकाउंटिंग भी करके जाना, फोरेंसिक अकाउंटिंग करके जाना, उसके अंदर जो आपके स्टेप्स हैं उसके अंदर हमने देखा था रिपोर्टिंग का क्या स्टेप्स होता है, एनालिसिस कैसे करते हो, वो सारे स्टेप्स आपको याद होने चाहिए। एनबीएफसी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, May 26 के रिगार्डिंग एनबीएफसी आपका काफी अच्छे से आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। बैंक ऑडिट को मैंने इसलिए बी कैटेगरी में डाला, डिजिटल ऑडिट को इसलिए बी कैटेगरी में डाला क्योंकि लेंथी है, 5 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं, बट लेंथी काफी है, इसलिए इनको मैंने बी कैटेगरी में डाला। ए कैटेगरी करने के बाद आप बी कैटेगरी पे फोकस कर सकते हो, ये पर्टिकुलर एससीएस पे और फोकस कर लेना। सी कैटेगरी के रिगार्डिंग जो भी आपके रिमेनिंग बच जाते हैं वो आपके सी कैटेगरी के, बट ध्यान रहे ए और बी कैटेगरी की तो अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। सी कैटेगरी अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज सी कैटेगरी पे करके जाना, बट ए और बी कैटेगरी पे आपकी अच्छे से ग्रिप होनी चाहिए। अब इसके अलावा ये हमारे एबीसी एनालिसिस हो गया पूरा, हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिया। बैच एनरोल करना चाहते हो तो आप वेबसाइट से जाकर बैच एनरोल कर सकते हो, और इसके अलावा काफी सारे कंटेंट आने वाला है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लो, वहां पे भी काफी सारा कंटेंट। और अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी एमसीक्यू बुक ले सकते हो, और साथ साथ हमारे एमसीक्यू का ग्रुप है स्पेशल, जहां पे हम 5 to 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइस।